हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए जस्टिस यूयू ललित का कहना है कि वो सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के लिए पेश जरूर हुए थे, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि वो इस केस में अमित शाह के मुख्य वकील नहीं थे। जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि उस केस में राम जेठमलानी मुख्य वकील थे। जस्टिस ललित ने यह भी स्पष्ट किया कि मोदी सरकार मई 2014 में सत्ता में आई, तब उन्हें पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अप्रैल के महीने में कहा गया था और तब मनमोहन सरकार सत्ता में थी, इसलिए उनके जज बनने की प्रक्रिया मोदी सरकार से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। जब उनसे पूछा गया कि न्यायपालिका, खासतौर पर उच्च न्यायपालिका कितनी आजाद है, तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह आजाद है, उस पर किसी तरह के दबाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई एक जज भले ही कभी किसी दबाव में आ जाए, लेकिन न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आती। Overall, because there is this constant question that comes up about judicial independence. How independent would you say is India's judiciary, especially higher judiciary? Supreme Court? Very independent. Very independent? Very independent. Absolutely independent. No pressures, no... See, one can't say that perhaps an individual may come under some pressure. That's a different thing. But as a body, as a collective, as an organ, as a judicial organ, it's completely independent. Have you, in your time as both a judge and Chief Justice of India, ever faced any pressure of any kind from the executive? Never, not at all. There were some questions about whether, because you had appeared for Amit Shah in the encounter case when you were a lawyer, that is this being done as a kind of a reward for that? Not at all. See, so he asked me on behalf of... Soli Sorabji was the intermediary. So therefore he asked me whether will I be willing. I said yes. Then they wanted some kind of documents, that is to say your income tax returns, your bar association enrollment, and so on and so forth, which I furnished sometime in last week of April. Right. On 8th of May, I had a sitting with Justice Lodha when he formally made an invitation, gave me an invitation to be part of the bench. 16th of May is the government changeover. Correct. So therefore, the process had begun well before the change of regime. Before that. So secondly, it is true that I had appeared for Amit Shah, but very inconsequential appearance. Okay. His main counsel was always Ram Jeठmalani. What happens is, if a counsel is not available on a particular day and the matter is going to get adjourned, then people don't brief the lead counsel. So in that capacity, I was briefed in the matter. I did appear. गुजरात विधानसभा चुनाव में गोधरा से चंद्र सिंह राहुल जी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने खुद को विवादों में धकेल दिया है। चंद्र सिंह राहुल जी ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण बताया था। वो गुजरात सरकार की उस कमेटी के भी सदस्य थे जिसने उम्र कैद की सजा पाए इन दोषियों की बाकी सजा माफ करने की सिफारिश की थी। और यही नहीं, बीजेपी ने नरोदा पाटिया हत्याकांड के एक दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को भी नरोदा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीटीवी को पता चला कि उम्र कैद की सजा पाए मनोज कुकरानी खराब सेहत के आधार पर जमानत पर बाहर हैं और अपनी बेटी के चुनाव अभियान में मदद भी कर रहे हैं। ये है 30 साल की पायल कुकरानी। गुजरात चुनाव में बीजेपी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। एनडीटीवी को मिले वीडियो से पता चला है कि पायल के पिता मनोज कुकरानी गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। 2015 से जमानत पर बाहर हैं और अब अपनी बेटी के चुनाव अभियान में मदद कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें हैं कि मनोज कुकरानी का नरोदा के मौजूदा विधायक बलराम थवानी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता लड्डुओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। पायल उसी नरोदा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है जहां 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भयानक हत्याकांड हुआ था और इसके दोषियों में पायल के पिता भी शामिल हैं। नरोदा हत्याकांड में 2012 में 32 लोगों को सजा हुई। मनोज कुकरानी समेत सभी दोषियों पर 97 लोगों की हत्या का इल्जाम साबित हुआ। मनोज कुकरानी के पड़ोसियों का कहना है कि सजा होने के बाद वो अक्सर जमानत पर बाहर आते रहे हैं।
पायल से जब उनके पिता की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सजा के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। मेरे पापा का भी काफी एक्सपीरियंस हमारे साथ है। माय मदर नियर बाय मी, शी इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। सी द केसेस दैट आर बिन जिनके ऊपर अभी भी अपील पे है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। Convicted, no, it's a convicted case, right? We have Patia kept in massacre. Supreme. We are still fighting, and I think I don't want to comment on it for the further, just for the opposition. मनोज कुकरानी के परिवार के बाकी सदस्यों की दलील है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। कोई न कोई संजोगों से उनका नाम वहाँ पे आ गया और उनको सफर करना पड़ रहा है। वो कोई गुनहगार नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन है, एपीएमसी मार्केट से जुड़े हुए हैं। और ये क्या है, उस टाइम पे एक हादसा हो गया और उनका नाम जुड़ गया तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। आज पब्लिक को क्या चाहिए? विकास के काम चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गुजरात की भाजपा इतने अच्छे विकास के काम कर रही है, तो ये सब फालतू की बातें है, इससे कोई कनेक्शन नहीं। पेशे से डॉक्टर पायल का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। नरोदा से मौजूदा बीजेपी विधायक का टिकट काटकर उन्हें दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने दंगों के दोषियों को इनाम देने के लिए ही उन्हें टिकट दिया है। तो पार्टी वालों ने ऐसा समझा होगा कि भाई अब परिवार हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए सरकार बनाने में काफी योगदान था, इसलिए हमें कुछ देना चाहिए। इसलिए मनोज की घर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेटर भी है और अभी होने वाले 2022 के गुजरात के विधानसभा में नरोड़ा विधानसभा से उन्हीं की पुत्री यानी पायलबेन कुकरानी जी को नरोड़ा विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया। इस मामले में हमने बीजेपी से भी फोन और मैसेज के जरिए प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन पायल की उम्मीदवारी ये तो बता ही रही है कि गुजरात दंगों के दोषियों को लेकर बीजेपी काफी दरियादिली दिखा रही है। नरोदा से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे और चुनाव प्रचार अभियान में यहां पर वो हिस्सा लेंगे। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और इससे पहले राहुल हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में नहीं गए। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव आज मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। पर्चा भरने के दौरान उनके पति और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ होंगे। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और इस सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और 8 दिसंबर को यहां पर इसके नतीजे आएंगे। इस सीट के लिए बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और कुछ खबरों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्ड पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसलर हसीबुल हसन टावर पर चढ़ गए। कुछ घंटे वो टावर पर रहे, जिसके बाद मुश्किल से उन्हें मनाकर पुलिस ने टावर से उतारा। टावर से उतारे जाने पर हसीबुल हसन ने कहा कि वो अपना पर्चा भरेंगे। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम लेकर कहा कि ये टिकट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं। तो कल दिन के वक्त ये जो है यहाँ पर देखने को मिला कि ये टावर पर जो है चढ़ गए अपने टिकट की मांग को लेकर। उसके बाद काफ़ी देर इनको कोशिश की गई मनाने की और फिर काफ़ी वक्त बाद ये जो है नीचे यहाँ से टावर से उतरे हैं और टिकट को लेकर इनकी नाराज़गी थी। और अब यहाँ पर एक आरोप भी इन्होंने इसके बाद लगाया ये कि आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता जो हैं उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये टिकट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं। पूरे देश की मीडिया की जीत है, आप लोगों की जीत है कि जो मेरा पेपर मिल सके आप लोगों का है और कल मैं नॉमिनेशन भरूंगा। अगर आप लोग नहीं आते, इस देश की मीडिया नहीं आती, तो आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करते। और ये
नगर चाहते हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है। अब पूरे देश की चैनल के सामने इन्होंने दिखा दिया कि इनके पेपर इनके पास थे। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। पंजाब में गन कल्चर यानी बंदूक की संस्कृति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर भी रोक लगाई जाएगी। राज्य में हथियारों के सभी लाइसेंसों की 3 महीने में समीक्षा होगी और तब तक कोई नया हथियार लाइसेंस जारी नहीं होगा। अगर किसी ने किसी जश्न में फायरिंग की तो कार्रवाई उस पर की जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलो सोना जब्त किया गया है। बरामद सोने की कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी का यह पहला मामला बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में सोना विशेष रूप से डिजाइन किए गए बेल्ट में लाया गया। हरियाणा के कैथल में 11,000 टन गेहूं सड़ने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर गेहूं सड़ने के लिए बारिश, नमी और धूप और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बताया गया है। जांच कमेटी ने हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 महीने से ये गेहूं खुले में रखा हुआ था, लेकिन एफसीआई ने नहीं उठाया, जिसके चलते गेहूं सड़ गया। एनडीटीवी की खबर के बाद ही हरियाणा सरकार ने यह जांच कमेटी बनाई थी। 100 करोड़ के नजदीक का गेहूं सड़ गया। गेहूं नहीं सड़ा, गरीब की जो रोटी है उसको भाजपा की सत्ता का घुन लग गया। और हिमाकत देखिए, पहले गरीब की रोटी छीन ली और उसके बाद जिन लुटेरों ने रोटी छीनी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद कहा कि भगवान का कसूर है। भगवान के कसूर के कारण 100 करोड़ रुपए की गेहूं, लगभग 43,000 मीट्रिक टन गेहूं वो खत्म हो गई।